Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics। बच्चों आज हम इस लेक्चर में ये जानेंगे कि किसी भी ब्लॉक को अगर मुझे किसी सरफेस के ऊपर मूव कराना है तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो 3 केसेस आपके सीबीएसई सिलेबस में हैं, तो मैं वो तीनों केसेस आपको करवाऊंगा और फिर हम 1-2 न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो इस लेक्चर को एंड तक देखना, ठीक है। तो सबसे पहला जो केस है आई होप कि ये सब कुछ आज एंगल में आ रहा होगा। एक बार मैं एंगल चेक कर लेता हूं। देखो सबसे पहला जो केस है वो ये है कि वर्क डन इन मूविंग ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। ठीक है, फ्रिक्शन की बात करूंगा तो सरफेस हम क्या लेंगे, हमेशा रफ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला केस सी कंडीशन देखो क्या है बच्चों। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक को रखा हमने जिसका मास है m। अब थिंक अबाउट कि अगर मेरा अप्लाइड फोर्स 0 है तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं एट t इज इक्वल टू 0। जब मैंने इस पर कोई फ्रिक्शनल इस पर अप्लाइड फोर्स ही नहीं लगाया तो इस पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है, 0। अभी सिर्फ इस पर एक ही कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट कर रहा है, वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन R। अब मैंने क्या किया, इसको फोर्स अप्लाई करा F। ठीक है, मैंने इसको क्या फोर्स अप्लाई किया F। तो अचानक ऐसा देखने को मिला कि पीछे की तरफ क्या डेवलप हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स। अब मैं कंडीशन लेकर चल रहा हूं बच्चों। कंडीशन इज दैट कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ माई अप्लाइड फोर्स F, block just begin to slide with negligible acceleration। ठीक है, कंडीशन लेके चलता हूं कि भाई मैंने जब अप्लाइड फोर्स लगाया वो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू उतनी है कि वो ब्लॉक जो है वो जस्ट बिगिन टू स्लाइड है। देखो मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं यहां पर कि अगर मान लो अप्लाइड फोर्स चाहिए इसको मूव करने के लिए 100 न्यूटन और उस दौरान जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मान लेते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या FL है, मैंने 100.001 न्यूटन फोर्स लगाया, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई जो ब्लॉक है इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड। जस्ट बिगिन टू स्लाइड का मतलब है कि अभी जस्ट मूव हुआ है, मतलब मूव जस्ट अभी बॉन्ड ब्रेक हुआ है, हल्का सा मूव करने लगा है। तो इस सिचुएशन में बच्चों अगर मैं इक्वेशन लिखूं यहां पर तो क्या मैं लिख सकता हूं, देखो सामने की तरफ क्या लग रहा है, अप्लाइड फोर्स कैपिटल F, पीछे की तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसको मैं FK बोल दूं क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है, इक्वल्स टू दिस इज गिविंग सम काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इन द ब्लॉक। बट मैंने जैसा कि बताया कि एक्सेलरेशन क्या है, नेग्लिजिबल है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से आप मूव करा रहे हो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन तब भी क्या होती है, 0। याद करो लिफ्ट वाला केस, ब्लॉक मतलब पर्सन तो लिफ्ट के अंदर ऊपर जा रहा है लेकिन उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काउंटर बैलेंस, है ना। यानी कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, 0। इस सिचुएशन से मैं लिख सकता हूं कि जो अप्लाइड फोर्स है वो कहीं ना कहीं किसके इक्वल है, काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल है, नियरली इक्वल है। क्लियर है। अगर मुझे वर्क डन देखना है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वर्क डन इज बेसिकली व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज बेसिकली व्हाट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जरा ध्यान से, मैं यहां पर अगर लगाऊं FS cos थीटा, आपको पता है कि एंगल 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा FS, सेम डायरेक्शन में ब्लॉक जा रहे हैं। तो अगर यहां पर मैं F को FK प्लेस कर दूं एज इट इज, FK को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो FK को मैं क्या लिख सकता हूं, FK का एक्सप्रेशन हमने कर रखा है, FK को हम लिख सकते हैं म्यू के R, राइट। और R किसके इक्वल है, R होता है mg के इक्वल। जब तक सरफेस पे ब्लॉक पड़ा हुआ है, देखो R किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पर इस वर्क डन में मैं क्या लिख सकता हूं, FK mg, सॉरी FK नहीं म्यू के रहेगा ना, यहाँ पर FK की जगह क्या आ जाएगा, म्यू के R। देखो पहले लिख देता हूँ म्यू के R इंटू में S डिस्प्लेसमेंट, जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, म्यू के mgs। तो बच्चों इस तरह से मैंने यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन निकाल दिया वर्क डन का। अब हम हॉरिजॉन्टल के लिए तो ये वर्क डन निकाल चुके हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या वर्क डन, म्यू के mgs। मतलब मुझे सिर्फ अगर ये पता हो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है और ब्लॉक का मास पता हो और ये पता हो कि कितना दूरी पर लेकर जा रहा है तो मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ। अब इसके बाद हम यही वर्क डन निकालेंगे जब प्लेन को हम इंक्लाइंड कर देंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां से इसको नोट डाउन कर लो।
अब हम वर्क डन निकालेंगे कि जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो इंक्लाइंड रफ सरफेस है। ठीक है, तो देखो आपके सामने बना रहा हूं मैं। इस तरह से हमने एक इंक्लाइंड सरफेस बनाया। ठीक है, यहां पर रख दिया किसी ब्लॉक को जिसका मास है m। अप्लाइड फोर्स आप ऊपर लगा रहे हो, एफ अप्लाइड, यानी कि आप इस ब्लॉक को कुछ यहां पर लेके जाना चाहते हो s दूरी पर। ठीक है, आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो इस ब्लॉक को s दूरी पर ले जाने के लिए। अब अगर अप्लाइड फोर्स यहां पर है, ब्लॉक का मोशन अगर ऊपर की तरफ कंसीडर कर रहे हो तो नीचे की तरफ यहां पर क्या आ जाएगा, अगेन फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर एफ के। ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली सामने की तरफ ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, स्लाइडिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है mg साइन थीटा। नीचे की तरफ का कंपोनेंट क्या होगा, mg कॉस थीटा। mg को मैं नहीं बना रहा हूँ, mg अगर बनाओगे तो वैसे आएगा ना, mg की जरूरत नहीं कंपोनेंट लेना, क्योंकि हमने ये जो होगा ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन आर। क्या मैंने इस पर लगने वाले सारे कंपोनेंट बना दिए, फोर्स बना दिए। तो यहाँ पर भी एक यही कंडीशन लेकर चलूंगा कि एफ अप्लाइड इज नियरली इक्वल टू एफ के, या ऐसा बोल दूंगा बॉडी जस्ट मूव विद नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन। या मैं ऐसा बोल दूंगा यहां पर बच्चों कि अगर मैं देखूं सामने की तरफ है अप्लाइड फोर्स, रोकने के लिए पीछे की तरफ क्या क्या है, देखे पीछे की तरफ दो फोर्सेस लग रहे हैं। देखो पीछे की तरफ दो फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से, एक तो mg साइन थीटा लग रहा है, साथ में क्या लग रहा है इसके साथ, फ्रिक्शनल फोर्स। ये दोनों फोर्स चाहता है कि ब्लॉक आगे मूव ना करे, क्लियर। लेकिन ब्लॉक अगर मूव कर रहा है आगे तो क्या हो जाएगा m में, और मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल है। या आप ये बोल सकते हो कि ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड, या यू आर पुशिंग द ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन बट योर ब्लॉक इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। उस केस में भी एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगी। तो यानी कि जो आपके अप्लाइड फोर्स की वैल्यू आई बच्चों, ये टर्म एज इट इज सामने चली जाएगी, ये आ जाएगी mg साइन थीटा प्लस एफ के। तो ऐसा करने के बाद अब आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, या डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें देखो जरा, एफ की वैल्यू आपने क्या लगाई है यहाँ पर, अप्लाइड फोर्स क्या है आपके पास, ये mg साइन थीटा प्लस एफ के। दिस इज योर नेट वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, राइट। तो mg साइन थीटा प्लस एफ के, साथ में आपने क्या कर दिया, एस से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और कोज सेम डायरेक्शन में फोर्स सेम डायरेक्शन में ब्लॉक जा रहा है, तो एफ ए और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो थीटा की वैल्यू है बच्चों वो क्या है, 0 डिग्री। अब यहां पर ना ध्यान से देखो जरा, mg साइन थीटा प्लस एफ के, एक काम कर सकता हूं ना मैं, देखो एफ के को हम लिखते हैं क्या, म्यू के आर, और आर को कौन बैलेंस कर रहा है यहां पर, देखो जरा आर को बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा। देयर इज नो वर्टिकल एक्सेलरेशन, तो आर इज बैलेंस बाय mg cos थीटा, या आर इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो ये जो रिजल्ट है इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, mg साइन थीटा प्लस म्यू के mg cos थीटा इंटू में s। यानी कि जो वर्क डन होगा वो होगा mg कॉमन s बाहर, साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये वर्क डन आ गया। अगर कंडीशन देखो यहां पर लगाकर, मान लो ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कर दूं, प्लेन को हॉरिजॉन्टल बना दो दोबारा से, अगर मैं थीटा को 0 डिग्री पुट कर दूं, देखो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, ये रिजल्ट वही मिल जाएगा जो आपने भी प्रूफ किया था, mgs ये खत्म, यहां पर क्या बचेगा, म्यू के cos 0 क्या होता है 1। तो यानी कि वर्क डन आपको वही मिल गया, mgs म्यू के। ये वही वर्क डन है जो आपने इससे पिछली अभी डेरिवेशन में किया था कि अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल हो तो मुझे इतना वर्क डन करना पड़ता है, और यहाँ पर वो देखो 0 डिग्री पुट करके मिल भी रहा है। इसका मतलब आपका एक्सप्रेशन 110% ठीक निकाल रहा है आपने, क्लियर है। तो ये बात का ध्यान रखना, बस यहाँ पर जो मैं ये चीज एज्यूम कर रहा हूँ, या तो बोलो कि ब्लॉक एक नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है जस्ट अभी वो ओवरकम हुआ है, ठीक है। या आप ये बोल दो कि ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा है। उसी कंडीशन में मैं अप्लाइड फोर्स को इन दोनों के सम के इक्वल लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं इससे आगे क्या है। अच्छा, जैसे सबसे पहला क्या था कि रफ सरफेस पर हमने ब्लॉक को मूव कराया, फिर क्या था इंक्लाइन प्लेन पर मूव कराया लेकिन ऊपर की तरफ मूव कराया। अब हम करेंगे इंक्लाइन प्लेन पर, लेकिन वर्क डन क्या करेंगे हम, डाउनवर्ड लाने के लिए उसको। ठीक है, डाउनवर्ड लाने के लिए वर्क डन कैसे होगा, देखो मैं यहां पर क्या बना रहा हूं बच्चों, एक इंक्लाइंड प्लेन बना रहा हूं दोबारा से, कुछ ऐसे।
ठीक है। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पर मैंने ब्लॉक को रख दिया ऐसे, लो जी ये ब्लॉक है। अच्छा, इस बार मेरा अप्लाइड फोर्स के सामने की तरफ है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर एफ अप्लाइड, और ब्लॉक को नीचे लेकर आना है, अप्लाइड फोर्स सामने की तरफ है, तो पीछे की तरफ क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एफ के। और ब्लॉक का जो स्लाइड करने वाला कंपोनेंट होता है, जो ब्लॉक को नीचे की तरफ घसीटता है, वो क्या होता है, एम जी साइन थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, एम जी कॉस थीटा। यहाँ पर क्या होता है, वेट, इनका जो रिजल्टेंट है, और ये एंगल को ले रहे हो आप, इसका मतलब थीटा। ये क्या होगा आपके पास, नॉर्मल डायरेक्शन आर। ठीक है, इस बार यू आर डूइंग सम वर्क इन मूविंग दिस ब्लॉक डाउनवर्ड द प्लेन। मान लो इसको भी ऐसे डिस्प्लेसमेंट नीचे लेकर आना है, तो देखो फिर क्या करेंगे इसके अंदर बच्चों। देखो यहां पर भी मैं वही कंडीशन लेकर आ रहा हूं कि भाई जो एफ अप्लाइड है इट इज नियरली इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन। वो क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन तो नहीं बोलना चाहिए इसमें, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा लिख देता हूं सिंपल सिंपल कि ब्लॉक इज कमिंग डाउनवर्ड विद नेग्लेजिबल एक्सेलरेशन। नेग्लेजिबल एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि देखो नीचे वाले को, देखो नीचे की तरफ दो कौन से फोर्स लग रहे हैं, अगर एफबीडी बनाकर देखो नीचे की तरफ लग रहा है एफ ए प्लस एम जी साइन थीटा। तो यहां लिख रहा हूं मैं, देखो एफ ए प्लस एम जी साइन थीटा। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एफ के, एफ ए प्लस एम जी साइन थीटा कहीं ना कहीं एफ के से ज्यादा, तभी तो ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, तो इसलिए लिख दिया मैंने यहां पर एम ए। सिंस एक्सेलरेशन इज नेग्लेजिबल यू कैन पुट हियर 0, सो योर एफ अप्लाइड प्लस mg sin थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू 0। सो यू कैन राइट, जो आपका अप्लाइड फोर्स की वैल्यू आया बच्चों वो क्या आया इस बार, एफ के माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है, ये आपने एफ अप्लाइड डिफाइन कर लिया। अब एक काम करो ना, इसी के अंदर एफ के की वैल्यू भी डाल दो सीधा सीधा। अब आपको पता है, बार बार लिख रहा हूँ यहाँ पर, एफ के क्या होता है बच्चों, म्यू के आर, और आर किससे बैलेंस हो रहे हैं यहाँ पर, म्यू के आर किससे बैलेंस हो रहे हैं, एम जी कॉस थीटा से। तो एफ के को आप लिख सकते हो म्यू के एम जी कॉस थीटा। तो इसको डाल दो यहाँ पर जरा, जब यहाँ पर वैल्यू प्लेस करोगे तो एफ ए इज बेसिकली म्यू के एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। इसमें से एम जी को निकाल लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा, म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू एफ ए। दिस इज योर वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स। लेकिन आपको तो वर्क डन निकालना है, तो भाई वर्क डन के लिए क्या करोगे, इसी पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एस से। फोर्स आपने निकाल लिया ना, इसी पूरी टर्म को एस से मल्टीप्लाई कर दो। और आपको पता है कि अगर थीटा देखना है, देखो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो इसलिए अगर आप यहाँ पर cos 0 डिग्री भी लगाओगे तब भी तो बनाएगा, राइट। तो यही आपका क्या होगा बच्चों, फाइनल आंसर होगा। इस तरह से मैंने तीनों तरह के वर्क डन निकाल लिया। अभी हॉरिजॉन्टली मूव कराना है तो कितना वर्क डन होगा, रफ प्लेन पर ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तब कितना वर्क डन होगा, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तब कितना वर्क डन होगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, ये आपके एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस का पार्ट है। हाँ, इसमें जो चौथा एक्सप्रेशन होता है वो होता है स्लाइडिंग ब्लॉक के एक्सेलरेशन का। वो मैं अपने पिछले लेक्चर में भी इसे पिछला लेक्चर जो भी था उसमें मैं करवा चुका हूँ कि भाई ब्लॉक जब स्लाइड करता है तो उसके एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन दे दिया आपको ऐसे, सपोज ये एंगल है 30 डिग्री, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है कुछ ऐसे, यहां पर हमने लगा दी पुली, स्ट्रिंग से बांधा इसको, और यहां पर एक ब्लॉक नीचे की तरफ लटका हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला जो ब्लॉक है बच्चों ये है 2 kg का, ये वाला ब्लॉक है 5 kg का, और टेंशन इन द स्ट्रिंग आप बना सकते हो ये टी और ये भी टी। सरफेस रफ है। ठीक है, सरफेस रफ है, तो यहाँ पर आपको जो गिवन है वो ये गिवन है कि जो म्यू की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू है 0.30, और आपको पता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और जो एक्सेलरेशन है वो है सामने की तरफ ऐसे, दिस इज एक्सेलरेशन ए। आपको ये बताना है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हो अगर आप चाहो तो देखो सबसे पहले अगेन मुझे एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है, तो मुझे पहले कंपोनेंट्स डिजाइन करने होंगे।
तो इसी क्वेश्चन में देखो, इसी फिगर में मैं कंपोनेंट्स डिजाइन कर देता हूं पहले। जैसे इधर की तरफ एक्ट कर रहा होगा क्या, mg साइन 30 डिग्री, नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा होगा, mg cos 30 डिग्री। काउंटर बैलेंस कौन कर रहा होगा इसको, नॉर्मल रिएक्शन आर। और पीछे की तरफ अगर ब्लॉक सामने की तरफ स्लाइड करेगा तो पीछे की तरफ क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। ठीक है, और बाकी आपको सब। और यहाँ पर देखो ये नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा होगा, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा mg। और ये ब्लॉक की एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ ही है ना, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। अब देखो जरा यहाँ पर, क्या अपने को फ्री बॉडी डायग्राम से क्वेश्चन को सोल्व करना आता है, तो बिल्कुल आता है। देखो पहले इस ब्लॉक को देखो आप, अगर ये ब्लॉक को मैं ध्यान से देखूं तो इस ब्लॉक पे जो लगने वाले फोर्सेज है, एक तो नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, लेकिन ब्लॉक जा रहा है नीचे की तरफ। तो इसके लिए सीधी सी इक्वेशन है mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। m की वैल्यू कितनी है 5, g माइनस टी इक्वल्स टू 5 इंटू में a। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इस ब्लॉक का मैंने एफबीडी बना दिया और मैंने फर्स्ट इक्वेशन तैयार कर दी। अब इस ब्लॉक को देखो जरा, जो ये वाला ब्लॉक है बच्चों। ठीक है, इस ब्लॉक में सामने की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन, और जाबिर सामने की तरफ है, तो टी माइनस पीछे की तरफ लगने वाले दो फोर्सेस कौन से हैं, एक तो लग रहा है mg साइन 30 और एक साथ में क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। इन दोनों के डिफरेंस से ब्लॉक सामने की तरफ स्लाइड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी m में। अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज डाल दूँ, देखो t माइनस m की जगह 2, तो 2g साइन 30 भी कितना होता है 1/2। ठीक है, प्लस एफ के को आप क्या लिखते हो हमेशा, देखो एफ के को आप क्या लिखता है अब तक हमेशा, म्यू के mg cos थीटा। ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना कि म्यू के mg cos थीटा कैसे है, म्यू के आर, और आर किससे बैलेंस हो रहा है, mg cos थीटा से। तो यहाँ पर आ जाना चाहिए क्या, म्यू mg cos 30 डिग्री। ठीक है, और सामने की तरफ 2 इंटू में a। अब देखो एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, t माइनस 2 इंटू में 10 इंटू में 1/2 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू 0.30 इंटू में 2 इंटू में 10। अच्छा, यहाँ एक काम और भी कर सकते हैं बच्चों, देखो इसको ना, देखो थोड़ा शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको ना फिलहाल एक जनरल फॉर्म में छोड़ दूँ, अभी देखो जैसे ये, इसको जनरल फॉर्म में छोड़ो ताकि कुछ चीज़ें एलिमिनेट हो जाए, जैसे कि t माइनस mg साइन 30 माइनस एफ के इक्वल्स टू ma। अगर मैं इस दूसरी इक्वेशन और इस पहली इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मुझे ये नजर आ रहा है, देखो क्या मिलेगा, t माइनस mg साइन 30 माइनस एफ के प्लस 5g माइनस टी इक्वल्स टू ma प्लस ma। यहाँ पर ma क्या है 2a, देखो लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर ma ये ऐसे हो जाएगा 2a प्लस 7a। अब यहाँ से पता लग रहा है कि टेंशन तो एलिमिनेट हो गई, एक्सेलरेशन निकाल ली जा सकती है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7a आ गया। अब देखो इसको सोल्व करो जरा, ये आपके पास क्या है, माइनस mg साइन 30, देखो इसको लिख देता हूँ mg/2 हो जाएगा सीधा सीधा, है ना, माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, म्यू के mg cos 30 डिग्री और साथ में क्या रहा है प्लस 5g। बच्चों इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूँ, तो मैं सीधा सीधा एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर। जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो वैल्यू डालनी है यहाँ पर, मास की जगह आप ये वाला मास डाल दोगे। यहाँ पर ना ऐसा कर देते हैं हम, हाँ, इस मास की जगह 2, इस मास की जगह 2, जी की जगह 10 लगा देना। यहाँ पर म्यू की वैल्यू गिवन है, cos 30 आपको पता है, 5 गिवन है, जी की वैल्यू पता है, और ये निकाल देना डिवाइड करके। जब आप इसको सोल्व करोगे, सीधा सीधा एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ, क्या आएगी आपको, एक्सेलरेशन मिल जाएगी यहाँ पर 4.87। इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना सोल्व करके, 4.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जब एक्सेलरेशन मिल जाए तो इस इक्वेशन में पुट कर देना। देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में 5g माइनस टी इक्वल्स टू 5 इंटू में 4.87, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 5 इंटू में 10 माइनस 5 इंटू में 4.87 इक्वल्स टू टेंशन टी, 5 कॉमन, 10 माइनस 4.87 इक्वल्स टू टी। तो जब इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व करके आपको जो टेंशन मिलेगी बच्चों, वो टेंशन आपको मिलेगी ऑलमोस्ट, लिख देता हूँ वैल्यू 24.65 न्यूटन। ठीक है, सीधा सा खेल है। देखो एफबीडी बनाने हैं, बस यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स को काउंट करना था
और इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, हर जगह एफबीडी का खेल है बच्चों, इसको नोट डाउन करो, फिर एक दो क्वेश्चन को और देखते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको एनसीईआरटी का सबसे बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ, एकदम उत्तम क्वालिटी का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डिजर्व करता है कि कम से कम 3 नंबर में जरूर आए हर एक स्कूल के एग्जाम में। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। एक बार सिचुएशन को समझा रहा हूँ और उसके बाद हम इसको टैकल करेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि सेम क्वेश्चन के अंदर काइनेमेटिक्स भी लगेगी, सूडो फोर्स का कंसेप्ट भी लगेगा और फ्रिक्शनल फोर्स का कंसेप्ट भी लगेगा, इसलिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपसे। मान लो बच्चों, देखो पहले कंडीशन को इमेजिन करते हैं और इसको आप एज इट इज नोट डाउन करना। पहले मान लो एक ट्रक है जिसकी पिछली साइड ओपन है। ठीक है, ये ट्रक है जिसकी पिछली साइड ओपन है और ये स्टार्ट हुआ रेस्ट से, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इस ट्रक की हमेशा से जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी। जैसे ही ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ये एक्सेलरेट हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से सामने की तरफ, जिसकी वजह से इसके इस ओपन सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ था 40 केजी का। जैसे ही ट्रक आगे की तरफ गया, आपको पता है सूडो फोर्स की वजह से ये ब्लॉक जाएगा सामने की तरफ। देखो ट्रक अगर यहां पर जाएगा तो सूडो फोर्स की वजह से जो ब्लॉक होगा, अगर मैं यहां से देखूंगा, इस जगह से देखूंगा, तो मुझे ब्लॉक क्या पीछे जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अगर ये ब्लॉक 40 केजी का है और ये इस ओपन एंड से 5 मीटर की दूरी पर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.15। आपको ये बताना है कि जब ये ट्रक सामने गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये ब्लॉक पीछे खिसकते 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 नीचे गिर जाएगा, तो जितने टाइम में ये ब्लॉक नीचे गिरेगा उतने टाइम में ट्रक आगे कितना चला जाएगा। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि भाई ट्रक चल रहा है, जैसे ही ट्रक चला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसमें सूडो फोर्स लगा, सूडो फोर्स की वजह से पीछे की तरफ खिसका 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 खिसका, और मान लो किसी टी टाइम में ये नीचे गिर गया। आपको बताना है कि उतने ही टी टाइम में ये ट्रक आगे कितना चलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको जल्दी से पहले नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो, फिर हम इस पे कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो जरा कंसेप्ट कैसे लगेगा। पहले ना ब्लॉक को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ब्लॉक पर क्या हुआ देखो। सबसे पहले जो भी खेल खेल रहे हैं हम ब्लॉक के लिए खेल रहे हैं। लो जी, ये ब्लॉक रखा हुआ है ट्रक के सरफेस पर, यहां पर। ठीक है, 40 केजी का ब्लॉक है। इनिशियली ब्लॉक की वेलोसिटी क्या थी 0, लेकिन जैसे ही ट्रक ने एक्सेलरेशन लगाई सामने की तरफ, क्या इस ब्लॉक पर सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। पीछे की तरफ सूडो फोर्स कितना लगा m। और ब्लॉक जब सामने देखो, यहां से कितना 5 मीटर दूर ब्लॉक ने गिरना है नीचे की तरफ, ऐसे खिसक कर 5 मीटर दूर नीचे की तरफ गिरना है। लेकिन अगर सूडो फोर्स यहां लगेगा तो सरफेस में तो फ्रिक्शन भी है, तो ब्लॉक के यहां मूव करते ही सूडो फोर्स की वजह से यहां पर क्या डेवलप हो जाएगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर। तो पहले मैं काम करता हूं, पहले मैं नेट फोर्स निकालता हूं कि ब्लॉक पे लग कितना रहा है। तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा, क्योंकि सूडो फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। ब्लॉक पीछे खिसक रहा है ना, इसका मतलब पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है। तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, ma माइनस एफ के। और एफ के को आप क्या लिख सकते हो, म्यू के mg लिख सकते हो इस केस में, क्योंकि इसमें ब्लॉक का जो r होगा वो किससे बैलेंस होगा, mg से। तो म्यू के r होता है और r का जगह क्या लिख दूंगा मैं mg। तो एफ के को क्या लिख दिया मैंने, म्यू के mg। अगर यहां से मैं m को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, a माइनस म्यू के जी। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डाल दूँ, मास कितना है यहाँ पर, मास कितना है यहाँ पर देखो, मास है 40। एक्सेलरेशन सामने की तरफ 2 मीटर पर सेकंड थी, तो पीछे की तरफ भी क्या होगी 2 माइनस म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.15, और जी की जगह लगा देते हैं हम यहाँ पर 9.8। देख लेते हैं कि 9.8 बोल रहा है कि 10 बोल रहा है। ठीक है, 9.8 लगा दिया हमने। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा बच्चों, तो लगने वाला जो नेट फोर्स आया इस ब्लॉक पर, वो आ जाएगा आपके पास 21.2 न्यूटन। यानी कि ब्लॉक पर जो एक्चुअल में फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, वो लग रहा है कितना 21.2 न्यूटन। अदरवाइज अगर यहां पर फ्रिक्शन ना होता, तो ब्लॉक पे लगने वाला जो फोर्स होता सूडो फोर्स, वो पता क्या होता, वो सीधा सीधा तो 40 इंटू में 2, तब होता 80 न्यूटन। लेकिन क्योंकि फ्रिक्शन है इसलिए फोर्स कितना रह गया, सिर्फ 21.2 न्यूटन। क्योंकि जो पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगा उसका कुछ हिस्सा तो स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन बनाने में कंज्यूम हो गया। अब आपने बताना है कि ब्लॉक की एक्चुअल एक्सेलरेशन पीछे की तरफ क्या है। सूडो फोर्स की वजह से तो एक्सेलरेशन ये थी 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो तो सूडो फोर्स था ना, फ्रिक्शन भी तो काउंट करेंगे यहां पर। तो फ्रिक्शन और सूडो फोर्स जब एक साथ लगा तो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन कैसे आई, उसके लिए आप क्या करोगे, नेट फोर्स अपॉन में मास ऑफ ब्लॉक।
तो नेट फोर्स कितना लग रहा है 21.2, मास कितना है 40। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा बच्चों, जो नेट एक्सेलरेशन आएगी ब्लॉक पे वो आएगी कितनी 0.53 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज को। मैं यहां पर एक्सेलरेशन को डायरेक्टली 2 नहीं देखो मैं बोलता एक्सेलरेशन 2 है ब्लॉक की तब जब सरफेस फ्रिक्शनलेस होता, एज इट इज वही एक्सेलरेशन से ब्लॉक खिसक जाता। लेकिन यहां पर फ्रिक्शन है बच्चों, फ्रिक्शन की वजह से आपका जो सूडो फोर्स है वो काउंटर बैलेंस भी तो होगा कुछ अमाउंट में, है ना। इसलिए यहां पर क्या फ्रिक्शन लगने के बाद जो एक्सेलरेशन मिली वो ये मिली। अब देखो मुझे निकालना है कि ब्लॉक कितने टाइम में नीचे गिरेगा सबसे पहले, है ना। तो ब्लॉक के गिरने का टाइम निकालना है। तो देखो ब्लॉक के गिरने का टाइम कैसे निकाल सकता हूं मैं, कितना दूर गिरना जाकर इसने, एस इज इक्वल टू 5 मीटर। यू की वैल्यू क्या थी 0 थी, एक्सेलरेशन कितनी है 0.53 है। तो टाइम निकाला जा सकता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर इक्वेशन से, है ना। क्यों, क्योंकि एस मुझे पता है 5 है, ये फैक्टर 0 है, 1/2 एक्सेलरेशन ये रही 0.53 और टी स्क्वायर ये रहा। तो जब मैं इसको लिखूंगा ये बन जाएगा 10/0.53 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। यहां पर ना टी स्क्वायर को ही डिफाइन कर लो पूरा पूरा, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, टी स्क्वायर को ही पूरा पूरा डिफाइन कर लो 10/0.53, क्योंकि यही एज इट इज यूज हो सकता है। अब यानी कि ब्लॉक के पास देखो, अगर आप चाहो तो ऐसे लिख लो, वरना ये भी लिख सकते हो आप, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। यानी कि ब्लॉक के पास इतना टाइम है आगे मूव करने के लिए ना। ब्लॉक गिर के देखो, जो ब्लॉक पीछे की तरफ कितने टाइम में गिरा, इतने टाइम में, यानी कि इतने टाइम में मुझे बताना है कि ट्रक आगे कितना जाएगा। तो ये भी निकाला जा सकता है। देखो ट्रक के लिए मुझे निकालना डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होगा यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी है वही तो निकालनी है, यूटी। अब यहां पर एक चीज देखो, यू तो 0 है तो इसलिए फैक्टर 0 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितनी है सामने की तरफ 2, टी स्क्वायर कितना आपको देखो, टी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू लगा दो यहां पर 10/0.53। ठीक है, 10/0.53, 2 से 2 कैंसिल, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई बच्चों 10/53 इंटू में 100। अगर मैं इसको सोल्व करूं, इसको सोल्व करके जो मुझे आंसर मिलेगा बच्चों वो मिलेगा ऑलमोस्ट S इज इक्वल टू 18.57 मीटर। तो यानी कि जब ब्लॉक नीचे गिरेगा तब तक ट्रक इतना डिस्टेंस आगे कवर कर चुका होगा। क्लियर है। तो देखो कंसेप्ट को दोबारा से एक बार रिकॉल कर रहा हूं आपके लिए, दोबारा से एक बार बता रहा हूं। देखो ट्रक था, ट्रक के पिछली साइड ओपन सरफेस पर हमने क्या रख दिया, एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास कितना है 40 kg। जैसे ही ट्रक आगे गया ये ब्लॉक पीछे खिसकेगा, लेकिन कंडीशन डाल दी कि भाई फ्रिक्शन भी है। तो सूडो फोर्स ना होकर अब क्या हो जाएगा, सूडो फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। नेट फोर्स तो क्या होगा सूडो फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, उसका यूज करा आपने और एक नेट फोर्स निकाल दिया। नेट फोर्स कितना 21.2 न्यूटन। उससे एक्सेलरेशन निकाल दी कि ब्लॉक पीछे खिसक तो रहा है लेकिन किस एक्सेलरेशन से खिसक रहा है। एक्सेलरेशन आपने निकाल दी, आपको डिस्टेंस भी पता है कितना पीछे जाके गिरना है, इसने डिस्टेंस की वैल्यू डाल दी यहाँ पर। एक्सेलरेशन पता थी आपको, एक्सेलरेशन पता थी, डिस्टेंस पता लग गया, u की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू निकाल दिया, t की वैल्यू निकाल दी कि इतना टाइम लगेगा। और यही t की वैल्यू किसके लिए, ट्रक के लिए आगे जाने की। तो ट्रक इतने टाइम में कितना आगे जाएगा, तो इतना आगे जाएगा। ये मेरी तरफ से 1 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें बच्चे को सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो और 1-2 बार दोबारा से इसको करके देखना बच्चों। तो बच्चों आज का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन हम करते हैं। सपोज देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास √3 kg। आपने एक पर्टिकुलर एंगल यानी कि 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ऐसे नीचे की तरफ ऐसे एक फोर्स लगाया, और यहां पर जो ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बच्चों वो है 1/2√3। आपको ये बताना है कि मैं F की वैल्यू मैक्सिमम कितनी लगा सकता हूं कि ब्लॉक हमेशा रेस्ट पर ही रहे, मूव ना करे। मतलब एक तरह से आपको F की वो वैल्यू बतानी है जहां पर आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन मिल जाए। क्लियर है। और ऑप्शन क्या है आपके पास 40 न्यूटन, 20 न्यूटन, 60 न्यूटन और 10 न्यूटन। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, क्वेश्चन आसान है, कंपोनेंट्स का खेल है सारा का सारा। और इसी के साथ इस लेक्चर को ओवर करते हैं। अब आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, अगले कुछ कंसेप्ट में। तो अब वो वक्त आ गया कि मैं आपको सर्कुलर मोशन करवाऊं, जो कि मुझे काइनेमेटिक्स में करवाना चाहिए था CBSE के अकॉर्डिंग, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग उसको मैं अब करवा सकता हूं आपको मैकेनिक्स में। तो ठीक है, जो अगला लेक्चर रहेगा बच्चों वो रहेगा सर्कुलर मोशन के ऊपर। और सर्कुलर मोशन में हम इन चीज़ों को थोड़ा सा और गहराई से समझेंगे कि सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सब चीज़ें क्या है एक्चुअल में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। और कमेंट बॉक्स क्वेश्चन का आंसर जरूर ट्राई करना।